नमस्कार बंधुओं, सुमंत गुरुजी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए समास प्रकरणम जो नया टॉपिक है उसे प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, समास की जो उत्पत्ति है वो है सम प्लस आस प्लस गणी। उत्पत्ति क्या है इसकी? सम प्लस आस प्लस गणी। गणी क्या चीज़ है? प्रत्यय। गणी क्या चीज़ है? प्रत्यय। समास में संधि विच्छेद क्या होगी? समास की सम प्लस आस। क्या होगी? सम प्लस आस। संधि है इसमें कौन सी होगी? संधि है इसमें अनुस्वार संधि। कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का मतलब है कि यदि प्लस से पहले में वर्ण हो और में वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण हो, में वर्ण के बाद यदि स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वहां अनुस्वार संधि होती है। कौन सी होगी? अनुस्वार संधि। अब देखो, संधि कौन सी होगी? अनुस्वार संधि। कौन सी होगी? अनुस्वार। इसका लक्षण है सम सनम समास। लक्षण का है बेटा आया को? सम सनम समास। समास का लक्षण क्या है? सम सनम समास। अब देखो, सम सनम इस पद का अर्थ है संक्षिप्तीकरणम। सम सनम जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संक्षिप्तीकरणम। क्या है इसका अर्थ? संक्षिप्तीकरणम। संक्षिप्तीकरणम का मतलब है छोटा रूप। संक्षिप्तीकरणम का अर्थ क्या है? छोटा रूप। यानी बड़े रूप को छोटे रूप में बदलने को हम संक्षिप्तीकरणम कहते हैं। संक्षिप्तीकरण का मतलब है संक्षेप। ये इसका हिंदी अर्थ है। ये इसका अर्थ क्या है? हिंदी अर्थ है। अब देखो, तुमने हिंदी में दो चीज पढ़ी है। एक तो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें एक गद्यांश आता है पठित और अपठित। उस गद्यांश में एक प्रश्न होता है, पहला प्रश्न, और जो उसका पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए। गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक का मतलब क्या है? संपूर्ण गद्यांश को हम दो पदों में या एक पद में, जैसा उसका भावार्थ है उसके आधार पर उसका शीर्षक लिखते हैं। एक बिंदु, और वो है शीर्षक। ये जो शीर्षक है, एक पढ़ा है तुमने हिंदी में पल्लवन। अगर तुमने पढ़ा हो तो हिंदी में होता है पल्लवन। पल्लवन का मतलब है कि छोटे रूप को बड़े रूप में लिखना। बड़े रूप को छोटे रूप में लिखना। एक होता है अतिशयोक्ति। ये क्या होता है? अतिशयोक्ति। पल्लवन नंबर एक। एक होता है अतिशयोक्ति नंबर दो। एक होता है भावार्थ। भावार्थ का मतलब है कि छोटे रूप को बड़े रूप में लिखना। अतिशयोक्ति का मतलब है छोटे रूप को बड़े रूप में लिखना। दोनों का भाव एक है। छोटे रूप को बड़े रूप में लिखना अतिशयोक्ति कहलाती है, और छोटे रूप की व्याख्या करने को हम भावार्थ कहते हैं। व्याख्या जिसका नाम है, व्याख्या करते हैं। ये पल्लवन। अब पल्लवन क्या होता है कि बड़े रूप को छोटे रूप में लिखना। कोई गद्यांश हो या मतलब है शीर्षक, यानी बड़े रूप को संक्षेप में लिखना, अर्थात दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। दो पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास। अतिशयोक्ति
और भावार्थ एक ही बात मानो, ये एक अलंकार भी है। छोटे रूप को बड़े रूप में लिखना अतिशयोक्ति कहलाती है। जैसे आपको पता है कि भाई जब हनुमान जी लंका में गए, हनुमान जी कहाँ गए? लंका में। क्यों गए? सीता की खोज में। तुम्हारी खोज करवे तो गए ही ना है। कौन की खोज करवे गए? सीता जी की खोज में गए। तो सीता जी की जब खोज में गए तो रावण के जो कर्मचारी है ना, है क्या ना है, रावण के कर्मचारी ने हनुमान जी पकड़ लिए। पकड़े ना पकड़े, और पकड़ के साहब इनकी पूंछ में कपड़ा वपड़ा लपेट लपाट के तेल फेल छिड़क के और वहां आग लगा दे। आग लगा दे तो हो का हो, लंका जल गई। और लंका में साहब जली तो साहब लंका जल के भस्म में गई। तो तुलसीदास जी ने, कवि ने वहाँ कितनी प्रशंसा करी कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। क्या भाई लंका सगरी जल गई, गए निशाचर बाज। हनुमान की पूंछ में आग ना लगी, बापेल तो लंका जल गई और राक्षस भाग गए। ऐसा है सकेगा? ना सके। यानी उतनी प्रशंसा, किसी वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करने को हम अतिशयोक्ति कहते हैं। किसी एक बिंदु को उसकी व्याख्या रूप में भावार्थ कहते हैं। साहब लौट के आओ समास। समास का इस शब्द का मुख्य बिंदु है। समास की उत्पत्ति सम प्लस आस प्लस घनी प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है इसमें? घनी प्रत्यय। समास को संधि विच्छेद क्या करना तुम्हें? सम प्लस आस। क्या करना है? संधि कौन सी लिखनी है? संधि कौन सी लिखनी है? यदि पूछ ले कि समास इति पदे के प्रत्यय, समास इस पद में प्रत्यय कौन सा है, तो आपको प्रत्यय लिखना है घनी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लिखना है? कौन सा लिखना है? धातु कौन सा लिखना है? आस। उपसर्ग का लिखना है? सम सनम को अर्थ का है संक्षिप्ति कर्णम। सम सनम का अर्थ क्या है? संक्षिप्ति कर्णम। परिभाषा। अब देखो संस्कृत में दो चीजें कि हिंदी में होती है परिभाषा। हिंदी में तो क्या हुए? परिभाषा। और संस्कृत में होता है लक्षण। ये है लक्षण। सम सनम समास है, इसको पूछता है, परिभाषा ना पूछे। संस्कृत में लक्षण पूछता है, परिभाषा नहीं पूछता है। हाँ, परिभाषा पूछ के उसका नाम पूछ सके कि अर्थात दयो पदयो मेलनम, दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो तुम्हें क्या लिखना है? समास। क्या लिखना है? दो पदों का मेल समास, दो वर्णों का मेल संधि, दो वर्णों का मेल। भाई वर्णों के मेल से बनता है शब्द, और शब्दों के मेल से बनता है वाक्य, और वाक्यों के मेल से बनता है साहित्य यानी गद्य या पद। भाई दो वर्ण मिलेंगे एक शब्द बनेगा, दो शब्द मिलेंगे एक वाक्य बन जाएगा। और जब वाक्य दो या दो से ज़्यादा वाक्य बनेंगे तो हमारी कॉपी भरेगी? भरेगी नहीं भरेगी? पूरा पन्ना भरेगी नहीं भरेगा? तो ये है, यानी दो पदों के मेल को, अर्थात दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखो यहाँ एक बिंदु है, दो या दो से अधिक। हालांकि दो से अधिक शब्द नहीं मिलते, शब्द दो ही मिलेंगे, पद दो ही मिलेंगे। दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। दो से अधिक पद नहीं मिलेंगे, पद दो ही मिलेंगे। पद कितने मिलेंगे? क्योंकि समास में दो ही पद होते हैं। समास में कितने पद हुए? दो पद। कितने पद हुए? दो पद। पदों की संख्या है दो। पदों की संख्या कितनी है? दो। यथा नंबर एक, पहला है पूर्व पद और
दूसरा है उत्तर पद। पहला कौन सा है? पूर्व पद, और दूसरा कौन सा है? उत्तर पद। अब देखो पद दो मिलेंगे। अब आपको यहां देखना, जैसे ये है राम है, चे श्याम है, चे मोहन है, चे। बता बेटा यहाँ कितने शब्द हैं? तीन। कितने शब्द हैं? तीन शब्द हैं। कौन कौन से? राम, श्याम और मोहन। कितने शब्द हैं? तीन। राम, श्याम और मोहन। ये समास है, संधि है? समास है भाई, संधि नहीं है, समास है। जबकि समास में पद कितने मिलते हैं? समास में पद कितने मिलते हैं? दो। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद और दूसरा पद। अब देखो अंतिम जो पद है, अंतिम जो पद है वो है मोहन। अंतिम पद कौन सा है हमें? मोहन। अंतिम पद है मोहन। ये तो है उत्तर पद। कौन सा बेटा है? उत्तर। इससे पहले चाहे एक शब्द हो, चाहे दो शब्द हो, चाहे 10 शब्द हो, चाहे 1000 शब्द हो, उन सभी शब्दों को हम एक पद मानते हैं। तो ये कौन सा पद बन गया? पूर्व पद। तो पदों की संख्या कितनी हुई? दो। कितनी हुई? चाहे उसमें शब्द कितने भी दिए हों, लेकिन अंतिम जो शब्द है उससे हम उत्तर पद मानते हैं। उससे पहले कितने भी शब्द हों उन्हें हम पूर्व पद मानते। अब देखो नंबर अगला, इसमें जो चिन्ह हम लगाते हैं, चिन्ह का नाम है समास योजक चिन्ह। चिन्ह को नाम का है समास योजक चिन्ह। ये चिन्ह है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है तुमने कि संधि में तो पहला स्वर बराबर को निशान आएगा, एक निशान जरूर आएगा, क्योंकि हमने उत्तर देना है। लेकिन समास में इस चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। या चिन्ह की आवश्यकता ना है। क्यों ना है? क्योंकि तुम उत्तर कैसे दें? तुम उत्तर कैसे देते हो? तुम तो डायरेक्ट उत्तर देंगे भाई, दे के ना दें भाई। मान लीजिए उत्तर जैसे ये है, राम है, चे श्याम है, चे मोहन है, चे, तो तुम सीधा उत्तर लिखेंगे उत्तरम राम श्याम मोहना। सीधा उत्तर ही तो लिखे तुम भाई। मान लीजिए तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि एप्पल, APPLE, इसका अर्थ क्या है? तो तुम सीधो लिखेंगे सेब है साहब। भाई एप्पल का अर्थ क्या लिखेंगे तुम? क्या यूं लिखेंगे एप्पल का अर्थ है साहब सेब? ऐसे नहीं लिखेंगे, सीधा उत्तर देंगे। क्यों? इसलिए क्यों तुम बफर सिस्टम की संतान हो, इसलिए। गलत तो ना भाई? क्यों? तुम तो शॉर्ट एंड शूट। अगर मान लीजिए तुम्हारे सिलेबस में एक टॉपिक है समीकरण, मान लो मैथ में समीकरण का टॉपिक है, समीकरण जो किताब में जो लिख रहे हैं ना प्रश्न, व्यय नियम के प्रश्न कराने गुरुजी, अगर बात फालतू करा दिए गुरुजी हमारे सिलेबस में ना आए तो पढ़ो, पसंद ना करें तो यही है। तो देखिए इसमें इस चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। समास वैसे ध्यान रखना है कि समास में जो चिन्ह होता है वो होता है समास योजक चिन्ह। चिन्ह कौन सा होता है? समास योजक चिन्ह। लौट के चलो, समास की उत्पत्ति क्या है? सम प्लस आस प्लस घनी प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है? घनी प्रत्यय। समास का संधि विच्छेद सम प्लस आस। समास का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस आस। संधि का नाम क्या है? अनुस्वार संधि। सम सनम पद का अर्थ क्या है? सम सनम पद का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरणम, जिसका हिंदी में अर्थ क्या है? संक्षेप। संक्षेप का मतलब है छोटा रूप। दो पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? दो पदों के मेल क्या कहते हैं? समास। समास में पद कितने होते हैं? पूर्व पद और
अंतिम पद को उत्तर पद और उससे पहले लगे हुए सभी पदों को हम पूर्व पद मान। अब देखो, जब हम समास विग्रह करते हैं या समस्त पद बनाते हैं, समास विग्रह करेंगे या समस्त पद बनाएंगे, उसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि विभक्ति पहले पद में लगाते हैं और पहले पद से हटाते हैं। अब देखो पहले पद कौन कौन से? राम, श्याम, मोहन। तो देखिए इन तीनों की विभक्ति अपन हटा दे, दोनों की, राम और श्याम की। बताओ विभक्ति हटेगी नहीं हटी? हट गई। जब हम ये समस्त पद है, समस्त पद को जब हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति कौन से पद में लगेगी? पहले पद में। पहले ही पद में विभक्ति लगती है और पहले ही पद से विभक्ति हटती है, ये ध्यान रखना है। चाहे समास विग्रह हो पहले पद में विभक्ति लगाइए, समस्त पद हो तो पहले पद की विभक्ति को हटाना है। तो परिभाषा दूसरी बन जाए, दो पदों के मेल को समास कहते हैं, अथवा पहले पद में से विभक्ति को हटाकर दोनों पदों को एक साथ लिखने को हम समास कहते हैं। ये कई चीज़ है, ये कई बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि समास में समास योजक चिन्ह लगाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इस चिन्ह का प्रयोग आप करो और चाहे मत करो। यदि करेंगे तो तुम्हें प्रश्न लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न समास विग्रह, ठीक। अगर मान लीजिए ये प्रश्न है तो उत्तर जब तुम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है पितरऊ, ये प्रश्न आया हुआ है कि पितरऊ इस पद में समास क्या है, समास विग्रह इसका क्या है। एक तो तुम सीधे उत्तर देंगे, अगर सीधे उत्तर ना दे रहे, प्रश्न यदि तुम लिखते हो तो तुम्हें डैश को निशान लगाना पड़ेगा। पितरऊ तो इसका करना है तुमने माता चे पिता चे, और यदि सीधा उत्तर दे रहे हो तो ये सब चीज हटानी। प्रश्न लिखने के बाद यदि आप उत्तर लिख रहे हैं, प्रश्न और उत्तर दोनों चीज आंसर में कॉपी में, तो तुम्हें डैश लगाना है। और जबकि डैश की आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि तुम्हें सीधा उत्तर देना है, सीधे उत्तर तो देना है, ये है, इसलिए इसका हम प्रयोग नहीं करते। अब आता है अंतिम प्रश्न इसमें कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के हैं? चार। कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के समास होते हैं। लेकिन एक जो समास है तत्पुरुष समास, इसके दो उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं? दो। इसके दो उपभेद हैं, इसलिए इनकी संख्या हो जाती है 6। लेकिन प्रकार यदि पूछे जाएं, क्या पूछे जाएं? यदि समास के प्रकार यदि पूछे जाएं तो कितने लिखने? 4। 6 मत लिखना। हिंदी में तुम 6 लिखेंगे, हिंदी वाले सर जी तुमसे लिखवा दूंगे 6 शायद, लेकिन संस्कृत में यदि प्रश्न आता है तो तुम्हें समास लिखने हैं 4, और 4 ही हों, 4 ही लिखने। हिंदी में 4 या में, लेकिन बिन के अनुसार कोई कोई 6 को प्रयोग करवा दें, आधार पर करवा बेजान है। लेकिन समास के प्रकार यदि पूछे जाते हैं तो तुम्हें कितने लिखने? 4। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, इसलिए इनकी संख्या हो जाती है कितनी? 6। कितनी हो जाती है? बोलो तत्पुरुष समास के कौन कौन से उपभेद हैं? द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 6। ए, वे, के, तो, दे। अब कह तो ये समास है। कितने समास हैं? 4। लेकिन तत्पुरुष समास के कितने उपभेद हैं? 2, इसलिए इनकी संख्या कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है? 6। अक्षर कौन से? अब कह तो, अव्यय भाव, ठीक, भाव बहुत बुरी, के कर्मधारय, तो तत्पुरुष, दे द्विगु, दे द्वंद्व और द्विगु। अब देखो
नंबर 1 उदाहरण, ये है समास, ये परिवार का मुखिया है। परिवार को क्या चीज है ये? मुखिया। अब बोलो बेटा, परिवार में सदस्य होते ही नहीं होते? परिवार में सदस्य होते ही नहीं होते? तो इसके परिवार में 6 सदस्य कुल। समाज के परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो सदस्यों की संख्या है 6। कितने? और इन 6 सदस्यों का मुखिया कौन है? समाज। 6 सदस्यों का जो मुखिया है और वो मुखिया कौन है? समाज। परिवार देखो, ये अजय। समाज को जो मुखिया है वो है अजय। कौन है बेटा? अजय। यानी ये इसका बेटा सबसे बड़ा अजय। बे ये अजय की बहू। के ये है अजय को काका। तो माने ताऊ, ये अजय को ताऊ। दे ये है अजय का दद्दू। और दे ये है अजय को दादा। दादी नहीं, दादा। दद्दू और दादा दोनों में अंतर है। दद्दू पहले प्राचीन समय में भारतीय संस्कृति के अनुसार पापा से कहते थे। हम भी बोले, यानी पापा थे, दद्दू कहते थे। लेकिन अंग्रेज जैसी आए ना, बफर सिस्टम जैसी यहाँ प्रारंभ हुआ, अंग्रेजी जैसी यहाँ चालू हुई, तो वहाँ भाषा में परिवर्तन होता गया। भारतीय संस्कृति भूलते गए और पाश्चात्य अठरम सठरम की जो संस्कृति है उसको हम धारण करते गए। तो इसी प्रकार से मुख्य जो चीज़ें, समाज के जो परिवार है उस परिवार में सदस्यों की संख्या है कितनी? 6। कितनी संख्या है? 6 सदस्य। लेकिन इसका जो ताऊ जो है, ताऊ के 2 बेटा और है, इसलिए इसकी संख्या हो गई 6। कौन कौन से? कर्मधारय और दिगु। कर्मधारय और दिगु। ये यहां तक अब प्रश्न खत्म है। यानी यहां से आगे समास विग्रह और समस्त पद 2 चीज चलेंगे। एक बार फिर से दोबारा फिर सुनो। समास का संधि विच्छेद है सम प्लस आर। का है बेटा? सम प्लस आर। समास में जो आपको संधि लिखनी है वो लिखनी है अनुस्वार संधि। कौन सी लिखनी है बेटा? अनुस्वार संधि। समास की उत्पत्ति है, यह है उत्पत्ति सम प्लस आस प्लस घन। समास का लक्षण है सम सनम समास है। सम सनम इस पद का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। सम सनम इस पद का अर्थ है संक्षिप्तीकरणम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? संक्षेप, यानी छोटा रूप। 2 पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास। 2 पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पद उसमें नहीं मिलेंगे। वैसे देखने में 2 या 2 से अधिक पद मिलेंगे, लेकिन गिनती उनकी नहीं होती, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया है। तो तुम तो सीधे ध्यान रखो कि 2 पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास। पद कितने होते हैं? 2, पूर्व पद और उत्तर। अंतिम जो शब्द है वो उत्तर पद है। उससे पहले चाहे 1 शब्द हो चाहे 2 शब्द हो, वे सभी शब्द कौन से पद कहलाएंगे? पूर्व। जब हम समास विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? समास विग्रह या युक्त पद बनाएंगे तो विभक्ति किस में लगाएंगे? पहले पद में। किस में विभक्ति हटाएंगे? पहले। यानी पहले पद में विभक्ति लगानी है और पहले पद में से विभक्ति हटानी। विभक्ति लगती कहाँ है? विभक्ति कहाँ लगती है? आगे पीछे? पीछे। विभक्ति कहाँ लगती है? आगे मत लगा दीजिए। विभक्ति पहले पद में लगती है और पहले पद से ही विभक्ति का लोप होता है। लोप जब हम कर देते हैं तो समस्त पद बन जाता है। विभक्ति जब हम लगा देते हैं तो वो समास विग्रह बन जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है कि समास में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? समास योजक चिन्ह। ये छोटे प्रश्न है, बड़े मुख्य प्रश्न है। समास में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? समास योजक चिन्ह। क्योंकि आपके छोटे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखिए। किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? समास योजक चिन्ह। उत्तरमाला में या आंसर देते समय आप इसका प्रयोग करो और चाहे मत। यदि आप प्रयोग करना चाहते हो तो आपको प्रश्न लिखना होगा,
अगर प्रश्न ना लिखें, सीधो उत्तर यदि आप देते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर। अब लौट के चलो, संधि में कितने चिन्हों का प्रयोग करते हैं? 2। कौन कौन से? बराबर और प्लस। संधि में 2 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बराबर और प्लस। संधि में संधि विच्छेद में प्लस का निशान लगाना अति आवश्यक है, लेकिन समास में चाहे वो समास विग्रह हो चाहे समस्त पद हो, समास योजक चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं। ये अंतर है। संधि में 2 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बराबर और प्लस, और समास में मात्र 1 चिन्ह का प्रयोग करते हैं और वो है समास योजक चिन्ह। ठीक है। इसके बाद हम पहला समास जो है अव्ययी भाव समास, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, उसे हम प्रारंभ करेंगे। यही आपके सिलेबस में बचा है, बस मात्र एक समास, एक समास ही इस वर्ष आएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते। बता ले भाई।